मसला ये है कि ट्रंप अपनी किसी कमिटमेंट पर या अपनी किसी बात पर टिके हुए नहीं है अभी। इसराइलीज जो हम्म। है इसे पीस नहीं चाहते, और इस रीजन में जब भी शांति की बात होती है, जब भी कोई मामला सेटल होता है, इसराइलीज उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा देते हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए कि ट्रंप अपनी बात पर नहीं टिके रहे, उन्होंने उसे रैप अप कर दिया, उसकी सारी इसराइल शर्तें उसने रोक दी। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नया बयान आ जाता है, तो ऐसे आदमी के साथ में बातचीत करना यह बड़ा मुश्किल काम है। ये बात तो नेतन्याहू और ट्रम्प दोनों जानते हैं कि अगर ईरान आज तय कर ले मुझे न्यूक्लियर बम बनाना है, तो वो दोनों में से कोई रोक नहीं सकता। ये देखे ना कि इसराइल शांति भी नहीं होने दे रहा है, अपने अलाइज को कुछ भी कर रहा है लड़ने के लिए, और खुद लड़ाई में आना भी नहीं चाहता। उसे मालूम है कि लड़ाई में आने के बाद उसका नुकसान ज्यादा है। तो ट्रम्प भी ये कहते थे कि हम किसी उसमें जीतने के लिए नहीं जाते, हम तो जाते हैं 15 दिन में या 12 दिन में किसी कंट्री पर कब्जा करते हैं, वहां पर रिजीम चेंज करते हैं और मन मर्जी का अपना रिजीम बिठाते हैं, और जब तक रिसोर्सेज हमारे मन माफिक होते हैं वहां से उठा के ले जाते हैं। ईरानियंस का एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने सारे वॉर के सारे मुद्दे खत्म करके खाली हॉर्मुज पे लाके टिका दिया। और ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है जो जो आके लेबनान के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई कि ये लड़ाई आप खत्म करने का इसका कोई एंड नहीं है, आपको कोई एंड हम्म। तो कहीं ढूंढना पड़ेगा ना। ईरान और अमेरिका में सीज फायर टूटने के बाद 13 दिन तक लगातार ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर बरस रहे थे। फिर इस बीच में अचानक दोनों ही देशों की तरफ से 24 से 48 घंटे का अभी फिलहाल ब्रेक दिया गया। एक दूसरे पर हमले नहीं किए गए, लेकिन इस बीच ट्रंप कहते हैं कि मैं दुनिया का रक्षक हूं। इस बीच मुस्तफा अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, कहते हैं कि बस अब जिहाद ही एकमात्र रास्ता है। ये बातचीत किस दिशा में जाती है, या कहें कि युद्ध किस दिशा में जाता है, क्योंकि बातचीत का रास्ता, क्या दरवाजे बंद हो चुके हैं? कहा यह जा रहा है कि बैक डोर से, बैक चैनल से अभी भी चर्चा हो रही है इन 2 दिनों के शांति के दौरान, और ईरान की तरफ से अपनी शर्तें रखी गई हैं। कुछ 3 शर्तें हॉर्मुज और हिजबुल्लाह समेत शर्तें रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध से नहीं, हमें लगता है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा इस पूरे मसले का। तो चल क्या रहा है, और सबसे बड़ी बात, खामनेई ने जिहाद का जिक्र किस वजह से किया, इसके क्या मायने हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, ईरान मामलों के जानकार हमारे भाई सैयद जैगम मुर्तजा जुड़ चुके हैं। आप ईरान का कई बार दौरा कर चुके हैं, बहुत गहराई से समझते हैं आप ईरान को। बहुत बहुत स्वागत है मुर्तजा भाई नवभारत टाइम्स पर आपका। धन्यवाद रविंदर भाई, आपका और आपके दर्शकों दोनों का धन्यवाद। मुस्तफा अली खामनेई ने आज जिहाद का जिक्र किया है। ये जिहाद होता क्या है, और अली खामनेई ने किस संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया है? फिर आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए, जिहाद एज अ टर्म अगर हम बात करें तो इसके 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। जो मीडिया का एक जनरल परसेप्शन है वो एक अलग है, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव में एक अलग है, और उसका पॉलिटिकल यूज जो होता है वो उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग चला जाता है। हम्म। ये जो पर्सपेक्टिव है जिहाद का, जो खासतौर पे ईरानियन अगर सोसाइटी के संदर्भ में आप देखें, हम्म। तो लास्ट रिजॉर्ट वो कहते हैं कि अगर आप पे कोई ऑफेंसिव है और आप पे डिफेंस का कोई, या आपकी जो जनरल लाइफ को थ्रेट है, आपके रिलीजन को थ्रेट है, आपके नेशन को थ्रेट है, हम्म। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसे डिफेंड करें। और हम्म। डिफेंड करने के लिए फाइनली जाहिर सी बात है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वो अपने आप में टर्म यूज करते हैं, तो रिलीजियस स्टेट अपने आप को मान रहे हैं। हम्म। तो वो फाइनल जो कॉल है वो रिलीजियस कॉल का मतलब ये हो गया कि फिर वो हर सिटीजन की ड्यूटी होगी। अब तक वो जिम्मेदारी आईआरजीसी और आर्मी के ऊपर थी हम्म। नेशन को डिफेंड करने की। हम्म। इस रिलीजियस कॉल के बाद में ये जिम्मेदारी है बसीजियों से निकलकर अब आम आवाम पे, या जो एक कंपलसरी ईरान में मिलिट्री ड्यूटी का या जो कॉन्सेप्ट है वो हम्म। फिर उनके जिम्मेदारी पर आ गई। और आपने देखा भी होगा कि पिछले भी जब 40 दिन का वॉर था, हम्म। तो उस दौरान मसूद पेजेश्कियान लोगों से सिग्नेचर कराते घूम रहे थे कि जरूरत पड़ी तो नेशन के लिए लड़ने कौन आगे आएगा, कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। या जो एक मेजरनामा है, या एक जो का कॉन्सेप्ट है कि भाई नेशन के लिए जान देने में कौन, इसमें अपने आप वॉलेंटरीली कौन अपने आप को सबमिट कर रहा है। हम्म। तो ये उसी लिस्ट का एक एक्सटेंशन है। उनके पास ऑलरेडी एक लंबी लिस्ट है जो लोग नेशन के लिए लड़ने को तैयार है, और एक उनका कॉन्सेप्ट है भी अगर आप देखें तो ईरानियंस में बार बार ये आईआरजीसी और जो बार बार जिक्र आता है बसीजीज का,
तो ये वो लोग हैं जो या तो आर्मी से रिटायर हो गए या कंपल्सरी जो मिलिट्री सर्विस एक नेशन की है उसे सर्व कर रहे हैं। और ईरान में ये है सोसाइटी में कि आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट आर्मी के लिए या नेशन की सर्विसेज में डिवोट करना है तो बसीज में या वहाँ कहीं जाके सर्व करते हैं। मुश्ताब अली खान ने खुद आपने पढ़ा या सुना होगा कि इससे पहले बसीजीज में वो उनका इंटेलिजेंस यूनिट या विंग जो हेड कर चुके हैं और उससे पहले भी उनका या किसी को अपनी सर्विसेज दी हैं। तो ये बाहर की दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए वो कौन से वर्ड को पिक करके और कितना उसे हाइप कर सकते हैं अलग बात है, लेकिन ईरानियंस के लिए एक बड़ा कॉमन कॉल है क्योंकि वो लैंग्वेज का भी एक बैरियर है। पर्शियन में और या अरेबिक में जब कोई बात कर रहा होता है तो वो जाहिर सी बात है जब वो अपनी कंपल्सरी ड्यूटी के लिए कॉल करेगा तो वो उसी टर्म को यूज करेगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव में आके या इंडियन या एशियन कंटेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो उसका दूसरा मीनिंग हम निकाल सकते हैं या वेस्टर्न वर्ड उसके लिए अलग मीनिंग निकाल सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि वो उनका मानना यही है कि नेशन को रिबिल्ड करने में और नेशन को दोबारा खड़ा करने में और रेजिस्ट करने में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्रम्प बार बार ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे थे। तो अगर ग्राउंड इन्वेजन जैसी स्थिति आती तो जाहिर सी बात है उसमें सिटीजन्स का भी रोल हो जाएगा, उसके अंदर बसीजीज का रोल भी बढ़ जाएगा, उसमें जो स्थानीय पुलिस है उसका भी रोल बढ़ जाएगा। और हमने पिछले वॉर में भी या 40 दिन वाले वॉर में इस रोल को देखा है। तो ये एक सामान्य सी बात है, मतलब इसे बहुत ज्यादा हाइप करने या उसे बहुत ज्यादा पिक करने का उस कंटेक्स्ट में कोई अभी सिनेरियो नजर नहीं है। अब ये 2 दिन का ब्रेक आपको क्या लगता है, क्या फिर से बातचीत चल रही है? ये जो 2 दिन का 13 दिनों के बाद जो विराम हुआ है, एक तरह से कहे कि मिनी सीज फायर नजर आ रहा है। मसला यह है कि ट्रम्प अपनी किसी कमिटमेंट पर या अपनी किसी बात पर टिके हुए नहीं है अभी तक। और ईरानियन जो सिस्टम है वो भी और जो अवाम है दोनों का भरोसा ट्रम्प और उनकी टीम पर खत्म होता जा रहा है। और अभी हमने देखा भी बीच में, और खाली ईरानियंस का नहीं, आप अगर आप देखें तो अमेरिकन का भी जो ट्रम्प है और उनकी जो टीम है या जो उनका अभी तक नोट रहा है उस पर उनका भरोसा शायद नहीं है। और ये भी हमने पिछले दिनों एक आपने देखा होगा कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उनका एक इंटरव्यू भी आया था और उसमें उन्होंने अपना जिम्मेदारी सारी जो फेलियर्स हैं और जो बातचीत बार बार फेल हो रही है, ये जो बार बार शर्त बदल रही है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ट्रम्प से ज्यादा इजराइल और नेतन्याहू पर डाली कि इजरायली जो है इसे पीस नहीं चाहते और इस रीजन में जब भी शांति की बात होती है, जब भी कोई मामला सेटल होता है, इजरायली उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा देते हैं। और इसकी एक मिसाल अभी आपने 2-4 दिन पहले भी फिर देखी होगी, सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर डील का ऐलान कर दिया ट्रम्प ने। और बड़ा फैंफेयर था कि भाई एक बड़ा मसला सॉर्ट आउट हो गया और मिडिल ईस्ट में नई न्यूक्लियर पावर का जन्म होगा और इस तरह की बातें। और अरब भी उसे बड़ा बोल्ड नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। 24 घंटे भी नहीं हुए कि ट्रम्प अपनी बात पे नहीं टिके रहे, उन्होंने उसे रैप अप कर दिया, उसकी सही शर्तें बोल दी और एक नई उसमें उन्होंने कि भाई इजराइल को आप परमाणु संपन्न देश मानिए। तो इस तरह के आदमी के साथ जो अनस्टेबल है, जो अपनी बात पर जो सुबह को कुछ अलग टोन में बात करता है, शाम को अलग उसकी जबान हो जाती है, 8 बजे के बाद उसकी टोन अलग होती है, सुबह 5 बजे उसका एक अलग बयान होता है, फिर एक नया उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नया बयान आ जाता है। तो ऐसे आदमी के साथ में बातचीत करना यह बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन फिर जैगम भाई फिर रास्ता निकलेगा कैसे भाई? ट्रम्प और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम परमाणु बनाने नहीं देंगे। अभी आप देखिए कि सोमवार को हम बात करें, मंगलवार को अमेरिका पहुंचकर ट्रम्प के साथ नेतन्याहू की मुलाकात है, मीटिंग है, बातचीत होने वाली है और जाहिर तौर पर उनकी चर्चा ईरान को लेकर ही होगी। तो एक तरफ हाँ, ये बात तो नेतन्याहू और ट्रम्प दोनों जानते हैं कि अगर ईरान आज तय कर ले मुझे न्यूक्लियर बम बनाना है तो वो दोनों में से कोई रोक नहीं सकता। और ये भी उन्हें मालूम है कि और ये पूरी दुनिया को मालूम, अब तो ये मतलब ये ओपन ट्रूथ है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके पास डेटोनेशन टेक्नोलॉजी है, उसके पास असेंबली लाइन है और उसके पास कैरियर भी है। मतलब एक होता है कि मिसाइल मतलब बनाएंगे तो ड्रॉप कैसे करेंगे, तो उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है। वो नहीं बना रहे हैं या उसका ऐलान नहीं कर रहे, ये उनका डिसीजन या उनका प्रोग्रेटिव है, इस पे या उनका इंटरनल इशू है जो अपनी उनकी कमिटमेंट्स हैं या उनकी अपनी पॉलिटिक्स या किस लेवल पे वो जाके उसे ब्रेक करेंगे।
और बार बार बीच में ये जिक्र आया भी था ईरान की तरफ से कि अगर ये हमारे ऊपर लगातार एग्रेशन होगा तो फिर ये हम इस बैरियर को तोड़ देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि डिटरेंस के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बना के से हम डिक्लेयर भी कर देंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये तो एक अलग बात है। ये दूसरा चीज ये कि आपने मिनी सीज फायर का जिक्र किया, तो ये आपने अगर आप अमेरिकन जो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उनके अगर आपने बीच में बयान पढ़े हो या सेंटकॉम के जो मैसेजेस हैं अगर उनके बारे में जो वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है, या जो गार्डियन में या बीबीसी में या सीएनएन में जो लगातार छप रहा है, अगर आप देखते तो उसमें परेशानी है कि उनके पास जो अमेरिका है उसके पास जो एयर डिफेंस जो प्रोजेक्टाइल्स है वो ऑलमोस्ट डुप्लीकेट उनके पास है। और उसके बाद अभी ये हुआ कि 40 दिन के वॉरफेयर में तो जो हुआ सो तब तो कैलकुलेटेड ये था कि भाई ठीक है, ईरानियंस भी उतने एक्सलेट कर रहे थे जितना वो कंट्रोल कर पाए। एक मिसाइल आ रहा है तो उसके बदले में, या एक टारगेट है तो उसके बदले में दूसरा टारगेट। लेकिन पिछले 8-10 दिन में, ये 13 दिन में आपने देखा हुआ कि दोनों तरफ से वो जो एक रिस्ट्रिक्शन था वो हट गया। अमेरिका ने लगातार सिविलियन टारगेट्स या पुलों को या उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उसे टारगेट किया, और उसके बदले में ईरानियंस ने, चूंकि अब अमेरिका के पास ना तो एयर डिफेंसेस हैं ना वो रडार्स हैं जो उसे पिक कर पाए उनके प्रोजेक्टाइल्स को या ट्रैप कर पाए, वो सिस्टम चूंकि डिप्लीट कर गया है। तो उसमें भी अगर आप सीएनएन की ही रिपोर्ट पढ़ें 1 या 2 दिन के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका, और इतना नुकसान उसके इकबाल को, और ये अभी ईगो का सवाल है सिर्फ, वरना अमेरिका के पास लड़ने के लिए अब कोई बहुत रीजन भी नहीं है, क्योंकि इजराइल इसमें डायरेक्ट आप ये देखें ना कि इजराइल शांति भी नहीं होने दे रहा है, अपने अलाइंस को पुश भी कर रहा है लड़ने के लिए, खुद लड़ाई में आना भी नहीं चाहता। उसे मालूम है कि लड़ाई में आने के बाद उसका नुकसान ज्यादा है। और ईरानियंस को यह है कि ईरानियंस भी अपने लिए अपनी जो पावर है या जो अपना जो फायर पावर उनका है वो बड़ी जंग के लिए भी बचाए हुए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल लेटेस्ट बयान आपको ट्रम्प का बताता हूं। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा हथियार हैं। आज बाकायदा ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खुद को जो स्ट्राइक ऑन खार्ग करके एक एआई इमेज और एक के बाद एक कई सारी इमेज पेश की हैं। उसमें अपने आप को दुनिया का रक्षक बताया है। एक जहाज़ पर वो खुद चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ईरान का जहाज़ है और वहाँ पर उन्होंने अपना अमेरिका का झंडा लगा दिया। तो एक के बाद एक कई सारी एआई की तस्वीरें उन्होंने लगाते हुए कहा है, और ये धारणा को ख़त्म करने की कोशिश की है कि भाई अमेरिका के पास गोला बारूद ख़त्म हो रहा है। देखिए, अगर आप डिफेंस को, अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट या अगर आप उसे रीड करते हैं एक न्यूट्रल पैरामीटर से, तो ये सच है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एयर बेसिस हैं या जो मिलिट्री बेसिस हैं वो अमेरिका के पास है। 800 के करीब उनके दुनिया भर में सैन्य अड्डे हैं, और वहां से अगर वो 10-15% भी अगर अपना आयुध या अपना जो उनके जो आर्म्स या जो उनके हथियार हैं उन्हें मोबिलाइज करें कहीं को, तो वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी ये है कि एक उसका बड़ा पार्ट या जितना उनके पास एक मिनिमम एक कहीं थ्रेशोल्ड छोड़ने के बाद में, और उसके बाद में जितना भी उनके पास सरप्लस उन्हें आर्म्स दिखाई दिए थे, वो पिछले 1.5-2 साल में मुझसे मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करते हुए देख चुके हैं। और सारे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके और उनके थर्ड मिसाइल सिस्टम्स और पेट्रियट सिस्टम और स्लिंग और डेविड स्लिंग और जो भी उनकी टेक्नोलॉजी जो भी सो कॉल्ड बड़ा दुनिया का रक्षक कहने का जो ताकत देती है, वो सब कुछ करके देख चुके हैं। यहाँ मसला उससे हो नहीं रहा है। अब दिक्कत क्या है कि एक तो रेजिलियंस, अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी, आज तक उनकी तारीख में कभी हुआ नहीं कि किसी, खुद ट्रम्प भी ये कहते थे कि हम किसी उसमें जीतने के लिए नहीं जाते, हम तो जाते हैं 15 दिन में या 12 दिन में किसी कंट्री पर कब्जा करते हैं, वहां पर रिजीम चेंज करते हैं और मन मर्जी का अपना रिजीम बिठाते हैं, और जब तक रिसोर्सेज हमारे मन माफिक होते हैं वहां से उठा के ले जाते हैं और हम छोड़ के जाते हैं। मैं कोई भगाता नहीं। ये उन्होंने इराक और अफगानिस्तान के संदर्भ में जो बार बार कहते थे कि अमेरिका उसको भगा दिया, उनका वो जवाब देने की उन्होंने भली कोशिश की थी। लेकिन अल्टीमेटली आप इस रेजिलियंस को देख रहे हैं कि ईरानियन वाले मामले में अभी तक 10-11 दिन वो एक बार लड़ लिए, 40 दिन एक बार हो गया, 13 दिन का वार एक बार, और इसके बाद भी उनकी सारी टेक्नोलॉजी, सारे आर्म, सारे हथियार, और कोई ऐसा हथियार नहीं जिसे जो दुनिया ये मानती हो कि ये सबसे खतरनाक हथियार है, उसका इस्तेमाल अभी तक ईरान में ना हुआ।
मदर ऑफ ऑल बम से लेके, और उन्होंने बाकायदा B-52 और ग्रेविटी बम सब कुछ बरसा के ईरान पर देख लिया। और उसके बाद में उसका उन्होंने खमियाजा भी भुगत लिया। जितना नुकसान इस बार अमेरिका का हुआ इतना पहले कभी शायद नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है कि जो टूट फूट गया है, अब आपके पास वॉर मशीनरी है, आपके पास आर्म्स है, लेकिन आपके पास लड़ने का एक हर युद्ध में एक लड़ने के लिए फोर्सेस के आपके पास एक आपके पास लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और एक उसे लड़ने की इच्छा शक्ति भी होती है। आप किसी आम अमेरिकन से बात कीजिए, अमेरिकन पॉलिटिशियन से बात कीजिए, अब छोड़ दीजिए मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी, उनके अंदर इस वॉर को लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं। एक आम अमेरिकन जिनकी ये धारणा है कि साहब हम अपनी फौज लेके जाते हैं और हमारी फौजी, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के लिए या दूसरों की लड़ाई में अपने जवानों की कुर्बानी कब तक देते रहें। ईरान आपको क्या लगता है कि ईरान इस युद्ध को लेकर सीज फायर के लिए किस पॉइंट पर राजी होगा? वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर वो राजी होने के लिए सहमत हो सकता है? देखिए, ईरान को दो चीजें समझ में आ गई। एक तो ये है कि उसने जो अमेरिका के जो अड्डे उजाड़ दिए हैं या उखाड़ दिए, उन्हें दोबारा बसने नहीं दे। और अभी हम अलग अलग उसमें देख रहे हैं कि इराक में भी वो अपना जो मिलिट्री कंटीजेंट है उसे वाइंड अप कर रहे हैं। सीरिया में वो लोग वाइंड अप कर चुके हैं। अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है मामला। कजाकिस्तान या अजरबैजान में जो अमेरिकन जो फोर्सेस थे उससे पहले जा चुके हैं। अब बचा क्या है कि अब ईरान ये तय सुनिश्चित करना चाहता है कि 2000 किलोमीटर के रेडियस में उसके कोई पावर ना बचे या अमेरिकन बेस ना बचे जो उसे दोबारा लौट के फिर उतना ही नुकसान करे। और अब जब ये वॉर शुरू हुआ था तब भी हमने बातचीत में यही कहा था कि ईरानियंस फेडअप हो चुके हैं सैंक्शन से, लड़ाई से और रोज रोज के तिल के मरने से। ठीक है, तो उन्होंने तय कर लिया कि एक बार जितना नुकसान होना हो चुका और अब इसे हो जाने दीजिए। मतलब आप किसी आम ईरानियन आर्मी के या जो डिफेंस पर्सनल से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि ठीक है, 1-2 लाख लोग अगर मर भी जाएंगे, 8-10 साल लड़ाई अगर चल भी जा रही है तो एक बार इसका फैसला हो जाने दीजिए। तो बिल्कुल एक बात तो यही हो गई कि ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका का कोई भी एयरबेस, कोई भी मिलिट्री बेस उसके 2000 किलोमीटर के आसपास के दायरे में मौजूद रहे, जो कि आगे आने वाले समय में ईरान के लिए संकट हो। और बात दूसरी चीज ये है कि वो मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह जो एक डिसीजन लेने की उनकी पावर है कि भाई उनके ऊपर से सैंक्शंस हटें या जैसे ट्रेड या उनके जो ट्रेड रूट्स हैं वो खुल जाएं और आम ईरानी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके जैसे और दुनिया के या उनके पड़ोसी देशों में लोग जी रहे हैं। जाहिर सी बात है ईरान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उनके पास पॉपुलेशन एक वर्किंग पॉपुलेशन है जो मतलब जिनका अगर आप देखें तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले बेहतर है। एजुकेशन के मामले उनके जो एक हो सकते हैं वो एजुकेशन उनका अच्छा है, उनके पास इंफ्रा एजुकेशन से रिलेटेड, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने अपनी सोसाइटी को नहीं जैगम भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो आम ईरानियन आप देखिए ना, आप कंपैरिजन कीजिए, दुबई एक बार जाइए और एक बार तेहरान जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ लंबी लंबी गाड़ियां, लंबे सब बड़े बड़े घर और वो ईरानियन उतने उससे अच्छे रिसोर्सेज होने के बाद भी वो लाइफ नहीं जी पा रहे। बहुत जाहिर सी बात है उनका ये है कि भाई ये एक बार सैंक्शन हटें, एक बार ये अमेरिका हो जाए और ईरान तो ये कह ही नहीं रहा बात। वो तो अभी भी कह रहा है कि युद्ध से पहले जो हॉर्मूज की स्थिति थी वो दोबारा नहीं लौट सकती, हॉर्मूज पर हम ही काबिज रहेंगे। वो ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर जब तक हमले नहीं होंगे हम उनकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। लेबनान पर अटैक हिजबुल्लाहों पर रुकने चाहिए तभी ये युद्ध खत्म होगा, इसराइल को चेतावनी दे रहा है। वो तो इन पॉइंट्स पर यहाँ अटका हुआ है। तो फिर गतिरोध तो बना ही रहेगा, फिर कोई रास्ता कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा? आप इसका दूसरा एंगल भी तो देखिए कि मतलब सारी लड़ाई जो कल तक न्यूक्लियर पे और ईरान के हम उसके ऊपर जो एक बेस थी जो जिस मुद्दों के साथ अमेरिका है तो वो मुद्दे हट के हॉर्मूज पर टिक के रह गए जो इस वॉर से पहले खुला हुआ था। मतलब ये भी आप इसे ईरानियंस का एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने सारे वॉर के सारे मुद्दे खत्म करके खाली हॉर्मूज पर लाके टिका दिया और हॉर्मूज उनके हाथ में एक चोक पॉइंट आ गया है जिसके बहाने जिसके जरिए वो बाकी की सब चीजें अपनी मनवाने की पोजीशन में है। उसे वो परमाणु बम की तरह डेटरेंस की तरह उसे मान रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भाई हिजबुल्ला है या हूतीज है या इराक में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अगर आप अब आज की तारीख में जबकि ईरान का अपर हैंड है और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, जिनके दम पे वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, जिनके दम पे उसका अभी तक जो अस्तित्व बचा हुआ है,
तो फिर कल ईरान के साथ में उसका एलाई कौन खड़ा होगा? उसमें और अमेरिका में क्या फर्क रह जाएगा कि आप अपने एलाइज को धोखा देके अपने एलाइज को छोड़ के चले गए? ये सवाल तो अमेरिका के सामने भी, अमेरिका के साथ दिक्कत और ज्यादा है। ये जो बात ईरान ऐलान करके कह रहा है वो अमेरिका को बिना कहे समझनी पड़ रही है कि अगर आज की तारीख में जिस हालत में कुवैत है या कतर है या बहरीन है या ये समझिए कि यूएई है, इन हालात में अगर अमेरिका उसे छोड़ के चला जाए, ये 13 दिन की लड़ाई, अब जो ये 13 दिन जो बमबारी करनी पड़ी तो अपने एलाइज के लिए करनी पड़ी, इसमें कोई वॉर का कोई इशू था नहीं यहाँ पर। उसे भी अपने एलाइज के लिए, उसी तरीके से ईरान के सामने लेकिन अपने एलाइज को कैसे बचाए भाई। जब आप एक जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अपने अपने जो एक ऐसे सहयोगी की जो आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो फिर आपको उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। और दोस्तियां बुरे वक्त में और कमजोर वक्त में ही तय होती हैं, और ऐसे में वही तो बात है ना भाई। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने दोस्तों के, हम तो देशों के पास बैठे हुए हैं। अब जबकि आप हूती, हिजबुल्लाह या हमास की बात करें, ये देश नहीं है, इनको तो आतंकवादी संगठनों के तौर पर यूनाइटेड नेशन में घोषित किया जा चुका है। नहीं, आप उसके फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप नहीं जा रहे हैं। आप देखिए हुतीज जो है, हुतीज को एक दिन में तो आज आप उन्हें जो है आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन आप हिस्ट्री में जाएंगे तो यही हुतीज जो है, ये नॉर्दर्न सदर्न लेबनान जब डिवीजन ब्रिटिशर्स ने किया तो जो अपने एरिया में वो ऑलरेडी रूल कर रहे थे लोग, और इनकी बाकायदा मतलब वहां पे आपका एम्पायर रहा है, और आप उन्हें किनारे करके, आप उन्हें भुखमरी के किनारे पे लाके छोड़ के और मार के लगातार पिछले 20-30 साल से, पहले सऊदीज और यूएई। मुझे लगता है कि जैगम भाई एक पूरा एक पॉडकास्ट हम इस पर एक प्लान करते हैं और उस पर पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी टॉपिक पे ही सीमित रखते हुए, और आखिरी में मैं बस ये आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि एक नया फ्रंट खुल गया है। आप देखिए कि कैस्पियन सागर में ईरान की कॉमर्शियल शिप के ऊपर यूक्रेन की तरफ से आई एक मिसाइल ने उसको नुकसान पहुंचा दिया है, और फिर अराक्ची ने कहा है कि अब हम बदला लेंगे, हमारे पास पूरा अधिकार है। तो क्या आपको लग रहा है कि ईरान अमेरिका वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर दोनों एक साथ जुड़ रही हैं? इसका मतलब वर्ल्ड वॉर? ये नया फ्रंट नहीं है, पुराना ही फ्रंट है। इससे पहले इजराइल ने जब रशियन वार्निंग के बावजूद ईरानियन जो शिप्स हैं उस पर कैस्पियन सी में बाकायदा टारगेट किया, रशिया के वार्निंग के बावजूद, और उसके बाद में रशिया ने भी वार्न किया था कि आप ये हमारा बैकयार्ड है, आप यहाँ पर मत आइए, कैस्पियन सी को आप हमारी अपनी लड़ाई से दूर रखिए। और इजरायली नहीं माने, और नहीं माने तो उसके बाद में आपने देखा होगा हिजबुल्लाह के बाकायदा, हिजबुल्लाह के पास आर्म्स भी पहुंचे, नए उनके पास डिलीवरीज भी हुए, तो उसमें बाकायदा रशिया के लोगों ने हाथ माना। और ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है जो आके लेबनान के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, और यूक्रेन ने इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके, अमेरिका के दबाव में आके, जो भी वहां मेडिटेरियन से निकल के और लड़ाई को आप कैस्पियन सी में अगर लेके जाएंगे तो ईरानियन क्या, ये तो नहीं, यूक्रेन ये कह रहा है ना कि भाई ईरान से ड्रोन पहुंच रहे हैं वहां पर रशिया में, उन ड्रोन से हमला हो रहा है यूक्रेन के ऊपर। नहीं तो यूक्रेन भी तो जाके यूएई में जाके एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और सारी बातें आप खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, फिर आप तवक्को रख रहे हैं कि आपसे लड़ाई नहीं होगी। ये तो ईरानियंस ने स्ट्रेटेजिक भूल कर दी। हिजबुल्लाह को उस जमाने में जब ये हमास से लड़ाई शुरू हुई है अक्टूबर 2023 में, उसके बाद में ईरानियंस ने स्ट्रेटेजिक, उन्होंने बल्कि डिसीजन था और डिसीजन मेकिंग का उनके पास पार्ट था, इस लड़ाई को वो लेके यूक्रेन में लेके जा सकते थे, और रशियन ने उन्होंने ऑफर किया कि आप यहाँ के लड़िए, हिजबुल्लाह अगर वहां लड़ रहा होता तो आज लेबनान में लड़ाई नहीं हो रही। और ये यूक्रेन इस मामले में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उन्हें लगा कि यूएई और इसराइल और इनके साथ आके मैं इस वॉर को यहाँ ले आऊंगा तो मेरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो यूक्रेन की लड़ाई को लाके और लेबनान में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या उन्हें लगता है कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप क्या भविष्य, वैसे बहुत मुश्किल है ये बताना और कहना, क्या भविष्य आप देख रहे हैं इस वक्त ईरान अमेरिका वॉर का? नहीं, इसमें कोई बहुत लंबी लड़ाई, ईगो का मसला रह गया है। अमेरिका के पास एग्जिट रूट नहीं है, और उसे जाहिर सी बात है नवंबर में अभी मिड टर्म अभी ट्रंप को फेस करने, तो उससे पहले उन्हें ये भरम या थोड़ा सा बनाए रखने वाली बात है, वरना पाने के लिए अमेरिका के पास अब इस लड़ाई में कुछ बचा नहीं है। जो भी है अभी तक खोया है, होने के बाद उसकी कीमत हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, अगर आप अमेरिकन कांग्रेस में जो वोट हुआ है वो इस बात को डिफाइन भी कर रहा है कि ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है अमेरिका से, उसे इतने खर्च की उम्मीद नहीं थी। अब $1 ट्रिलियन और $1 बिलियन और बार बार रोजाना की जो डिमांड्स वहाँ कांग्रेस के सामने रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है
कि ये लड़ाई आप खत्म करने का इसका कोई एंड नहीं है, आपको कोई एंड तो कहीं ढूंढना पड़ेगा ना। जब तक आपको एक एंड गेम नहीं पता या आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप कब तक लड़ते रहेंगे, ये अमेरिकन फोर्सेस कब तक लड़ेंगे। उन्हें एग्जिट रूट चाहिए, बस उन्हें एग्जिट रूट से पहले बस वो ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहे हैं कि जो उनके जो एलाइज हैं उनकी सिक्योरिटी या उनका जो नुकसान है वो एक बार तय हो जाए कि ये ना हो, तो उसके बाद में हॉर्मुज में टॉल पे भी राजी होंगे। और अभी देखना, अभी बहुत सारी चीजें अभी तय होंगी, अभी उसमें खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ सैयद जैगम मुर्तज़ा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो दिन आए जब सिर्फ सीज फायर ही नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के युद्ध का पूरी तरह से समापन हो जाए, पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो जाए। सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी अपेक्षा तो हम इसी चीज़ की कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, नवभारत टाइम्स के व्यूअर्स को, जिज्ञासाओं को आपने यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि शांत करने की कोशिश की होगी। आगे ज़रूर आपके साथ जुड़कर एक ईरान और अमेरिका के इस पूरे युद्ध पर एक लंबी बातचीत करेंगे पॉडकास्ट के ज़रिए। दर्शकों से हमें उम्मीद है कि कमेंट करके आप भी बताएं कि भाई आप जैगम भाई को सुनना चाहते हैं, किस तरह के इनसे सवाल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप अपने सवाल जैगम भाई के लिए रख सकते हैं। आगे जैसे ही हमारे साथ ये जुड़ेंगे तो लंबी चर्चा में उनसे आपके सवाल लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।